केवाईसी में आपका स्वागत है। सबसे पहले देखते हैं मार्केट में किस प्रकार के एक्शन आपको देखने को मिल रहे हैं। निफ्टी, बैंक निफ्टी, स्मॉल कैप और मिड कैप आएंगे आपकी स्क्रीन पर, लेकिन सबकी नजरें टिकी हुई हैं आरबीआई के कदमों के बाद रुपए में जिस प्रकार से आपको रिकॉर्ड निचले स्तर से थोड़ी सी रिकवरी देखने को मिल रही है, ये अपने आप में मार्केट के लिए काफी एक राहत की बात हो जाती है। लगातार लुढ़कते रुपए से भारतीय स्टॉक मार्केट्स के भी सेंटिमेंट पर काफी असर देखने को मिला था। अब रिकवरी यहाँ पर आई है और रिकवरी तकरीबन आप देखें तो ऑलमोस्ट ₹1.60 के करीब की देखने को मिली है। रिकॉर्ड निचले स्तर से अच्छी रिकवरी के बाद इंडेक्स में भी एक्शन आपको देखने को मिल रहा है। काफ़ी हद तक अपनी गिरावट को कर्टेल किया है निफ्टी ने। अब आप देखें तो तकरीबन 200 अंकों की गिरावट देखने को मिल रही है। शुरुआती सत्र में 300-400 अंकों से ज़्यादा का कट यहाँ पर देखने को मिला था। एक बार निफ्टी बैंक आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। निफ्टी बैंक 11 बजे के अराउंड 1350-1400 अंकों की गिरावट देखने को मिल रही थी। देखिए गिरावट आधी हो चुकी है। अब 1.25% यानी 670 से 685 अंकों का कट यहाँ पर आपको निफ्टी बैंक में नजर आ रहा है। एडवांस और डिक्लाइन के आंकड़े एक बार देख लेते हैं, क्या इसमें कोई खास फेरबदल देखने को मिला। स्मॉल कैप और मिड कैप भी रिकवरी का ट्रेंड दिखा रहे हैं। चार्ट आपकी स्क्रीन पर फिलहाल के लिए आ रहा है, तो देखते हैं एडवांस और डिक्लाइन का आंकड़ा ये क्या कह रहा है। तो आप देखिए क्या बेहतरीन, मतलब सिर्फ 400-450 शेयर सुबह ऐसे थे जिनमें बढ़त देखने को मिली थी। अब ये आंकड़ा काफ़ी रिकवर किया है। 1309 शेयर ऐसे हैं बाजार में जहां पर आप देखें तो खरीदारी के साथ कारोबार है, और 1682 ऐसे हैं जहां पर आप देखें तो गिरावट आपको नजर आ रही है। अगेन मार्केट्स में रिकवरी का ट्रेंड है, लेकिन डाउ फ्यूचर्स ये अभी भी थोड़ी सी मुश्किल के वक्त में है। और साथ में देखें तो आईटी ये लीड कर रहा है। आईटी की बात करें तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 1.5% के आसपास की तेजी, और शुरुआती सत्र से आईटी ने अपने आप को काफ़ी हद तक संभाला हुआ है। वहीं बात करें पीएसयू बैंक्स की, डिफेंस में रिकवरी आई है, एफएमसीजी में मैं देख रहा हूँ रिकवरी है। क्या बात है, रियल्टी ने तो इनफैक्ट अपनी पूरी गिरावट को रिकवर कर लिया। फार्मा अभी भी दबाव बना हुआ है खबरों के बीच। मेटल पैक में बढ़िया रिकवरी आई है। बैंक निफ्टी की बात हमने कर ली। ऑयल एंड गैस है, कैपिटल गुड्स है, ऑटो स्पेस है। तो मार्केट में फिलहाल के लिए आप देखें तो रिकवरी का ट्रेंड आपको साफ नजर आ रहा है। चलिए अब एक काम करते हैं, सबसे पहले बात करते हैं मैस फाइनेंशियल से, और कंपनी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हमारे साथ मिस्टर ध्वनिल गांधी जुड़े हुए हैं। सर नमस्कार, शो में स्वागत है आपका। और मैं देख रहा था आपकी कंपनी को, बहुत ही डाइवर्सिफाइड एनबीएफसी है, तो थोड़ा सा समझना चाहेंगे दरअसल आपका कारोबार है कैसा। क्या आप डायरेक्ट रिटेल लेंडिंग करते हैं, होलसेल लेंडिंग करते हैं, एनबीएफसी के साथ आपके कोलैबोरेशन है? अपना पहले सबसे पहले दर्शकों को अपना बिजनेस मॉडल समझाइए। थैंक यू आशीष जी। और मास के बारे में बताऊं तो वी आर 30-year old ऑर्गेनाइजेशन। 30 साल से हम लेंडिंग बिजनेस में है। अहमदाबाद हेडक्वार्टर्ड एनबीएफसी है। अभी हम ऑन अ कंसोलिडेटेड बेसिस 14,500 करोड़ का एसेट्स अंडर मैनेजमेंट है कंपनी का। एंड जिस तरीके से आपने बोला दैट वी आर अ डाइवर्सिफाइड एनबीएफसी, हमारे मल्टीपल प्रोडक्ट हैं। प्राइमरीली हम लोग एमएसएमई लेंडर हैं, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज लेंडिंग करते हैं, जिसमें हमारा 80% बुक है। दूसरा जो हमारा बैलेंस बुक है वो है व्हील्स पोर्टफोलियो में, जिसमें हम लोग 2 व्हीलर लोन, कमर्शियल व्हीकल, यूज कमर्शियल व्हीकल लोन, सैलराइड पर्सनल लोन भी करते हैं। और हमारा हाउसिंग फाइनेंस सब्सिडियरी है जिसका ईयूएम 850 करोड़ है। एंड दिस इज, इस तरीके से हमारा पूरा प्रोडक्ट स्वीट है। और हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है वो ऐसा है कि हमारे 210 ब्रांचेस हैं पैन इंडिया में। और हमारा एक दूसरा मॉडल है जिसमें हम लोग छोटी एनबीएफसी के साथ भी पार्टनरशिप करते हैं, क्योंकि हम जो सेगमेंट ऑफ बोरोवर को सर्व करते हैं वो काफी इनफॉर्मल रहते हैं, वो काफी सेमी अर्बन रूरल एरिया में भी प्रेजेंट रहते हैं। तो वहां पे जहां पे हमारा डायरेक्ट प्रेजेंस नहीं है, हमारा डायरेक्ट रीच नहीं है, वहां पे हम लोग जो छोटी छोटी एनबीएफसी रहती हैं पूरे देश में, उनके साथ कोलैबोरेशन करते हैं, क्योंकि ये बिजनेस एट द एंड ऑफ द डे इंटरमीडिएशन का है। हम लोग बड़े बैंक कैपिटल मार्केट से हम लोग बोरोइंग करते हैं और हम लोग रिटेल लेंडिंग करते हैं। इसी तरीके से हम लोग छोटी एनबीएफसी को भी के साथ भी पार्टनरशिप करते हैं, ताकि जो एंड बोरोवर है उसको सही तरीके से फंड पहुंच पाए। तो दोनों मॉडल हैं हमारे। और अभी हमारा मॉडल स्प्लिट है कि 65% हमारा यूएम आता है हमारी ओन ब्रांचेस, 210 ब्रांचेस है वो वहां से, और हमारा 35% जो यूएम है वो हमारे 200 पार्टनर है। 200 एनबीएफसी अक्रॉस द कंट्री, उनके साथ हम पार्टनरशिप करते हैं। तो हमने वो आइडेंटिफाई करी है पिछले 15 साल में, और ये हमारी जर्नी काफी अच्छी रही है। और ये 2 मॉडल है हमारे डिस्ट्रीब्यूशन के। तो दोनों मॉडल के माध्यम से यहाँ पर लेंडिंग देखने को मिलती है, इसके चलते काफ़ी डाइवर्सिफाइड बुक है। अच्छा, बुक आपकी इतनी डाइवर्सिफाइड है, मैं देख रहा था कि पर्सनल लोन्स हैं, कमर्शियल व्हीकल्स के लिए लोन है, एसएमई लेंडिंग है, एमएसएमई लेंडिंग है, आपने अभी इसका जिक्र भी किया।
तो दो चीज़ें मुझे समझनी है इसमें, कंसंट्रेशन सबसे ज़्यादा किसका है, डिमांड सबसे ज़्यादा किसकी है आपकी बुक में, अगर एयूएम में देखें तो सबसे ज़्यादा साइजेबल पोर्शन कौन सा है, और दूसरा ग्रोथ के लिहाज से कौन सा ऐसा सेगमेंट है सर जो आउट परफॉर्म कर रहा है? राइट, राइट। सो अभी साइज की बात करें तो माइक्रो एंटरप्राइज लोन 5,500 करोड़ का कंट्रीब्यूशन करता है अभी हमारे एयूएम के टोटल एयूएम में, और एसएमई बुक हमारा 5,000 करोड़ है। तो बोल सकते हैं कि एमएसएमई जो हमारा दोनों बन के है वो 10,500 करोड़ के आजू बाजू का बुक है, आउट ऑफ 13,700 करोड़ हमारा जो स्टैंड अलोन बुक है उसमें से। और आगे जाते हुए हम लोग देख रहे हैं कि ज्यादा अपॉर्चुनिटी हमें दिख रही है एसएमई लोन में और व्हील्स बिजनेस में। एसएमई लोन थोड़ा बड़ा टिकट साइज वाला प्रोडक्ट है। जैसे-जैसे कंपनी का साइज भी बड़ा है, वैसे हमने जो हम कस्टमर को जो लेंड करते हैं, जो अमाउंट लेंड करते हैं, वो भी हमने धीरे-धीरे बढ़ाई है क्योंकि हमारा रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी बढ़ा है। तो उस तरीके से हमें आगे जाते हुए दिख रहा है कि एसएमई लोन और टू व्हीलर कमर्शियल व्हीकल और यूज्ड कार लोन, जहाँ पे मार्केट बहुत बड़ा है। अभी आप देखेंगे तो हमारा टू व्हीलर कमर्शियल व्हीकल में सिर्फ हज़ार-हज़ार करोड़ का बुक है, जो काफ़ी छोटा है मार्केट के साइज़ के हिसाब से, और वहाँ पे हमारे पास बहुत अपॉर्च्युनिटी है ग्रो करने के लिए। तो ये 2 जो हमारे मॉडल हैं एसएमई लोन्स और कमर्शियल व्हीकल टू व्हीलर लोन, वहाँ पे हम अच्छी ग्रोथ देख रहे हैं, और हमारा हाउसिंग फाइनेंस बुक, जो सब्सिडियरी में है, पर जो हमारा हाउसिंग फाइनेंस बुक है, उसमें भी 850 करोड़ का ही अभी हमारा बुक है, बहुत यंग है हम उसमें भी। तो हमें उसमें भी लग रहा है कि आगे जाते हुए काफ़ी अच्छी अपॉर्च्युनिटी है, जहाँ पे हम लोग 30-35% पे ईयर ऑन ईयर ग्रोथ कर सकते हैं। और ये जो हमारा कोर बुक है, मास फाइनेंशियल सर्विसेज का जो बुक है, उसमें हम लोग देखते हैं कि 20 से 25% का ग्रोथ अचीव करने का अपॉर्च्युनिटी है विद इन नेक्स्ट 3 टू 5 इयर्स। बढ़िया ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिलेगी, लेकिन सर क्योंकि आपने माइक्रो फाइनेंस और एसएमई लेंडिंग की बात की, पिछले कई क्वार्टर से हम देख रहे हैं कि जो एमएफआई बुक है यहाँ पर कंपेरेटिव थोड़ा सा स्ट्रेस है। कोविड के बाद हमने देखा था कि एक बहुत बढ़िया रिकवरी देखने को मिली थी, बूम कर रहा था ये स्पेस, ये सेगमेंट ऐसा था कि बहुत ज़्यादा चर्चित था, लेकिन अब पेन यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है। ऑन ग्राउंड रिपोर्ट्स क्या बता रही हैं, असेट क्वालिटी कैसी है एमएफआई की, लोन ग्रोथ, डिसबर्समेंट, कलेक्शन एफिशिएंसी, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दीजिए। सो एमएफआई एक ऐसा सेगमेंट है जो हम डायरेक्टली नहीं करते हैं, बट हमारे पार्टनर एनबीएफसीज हैं जो एमएफआई करते हैं, तो वहां से हमें इनपुट और इनसाइट मिलता है और हम उसको क्लोजली ट्रैक करते हैं। जैसे आपने बोला कि एमएफआई का एक साइकिल था, जो एक एक बैड साइकिल बोल सकते हैं, जहां पे काफी लॉसेस बढ़ गए थे, एंड उसके बाद काफी एमएफआईज ने उनका फंडिंग और जो उनका जो सिर्फ एसआरओ बॉडी है, वहां से उन्होंने काफी सारे रोक लगाए कि किस टाइप का भी फंडिंग करेंगे ताकि आगे लॉस ना आए। उस हिसाब से अभी जो नया पोर्टफोलियो बन रहा है वो काफी अच्छा बन रहा है। तो काफी सारे एमएफआईज ने उनका क्रेडिट पॉलिसी बदला है, प्रोसेस बदला है, उनका असेसमेंट का टेक्निक बदला है। उस हिसाब से अभी काफी पॉजिटिव नोट दिख रहा है। ओवरऑल एमएसएमई दूसरे जो नॉन एमएफआई था उसमें भी थोड़ा बहुत स्ट्रेस था, बट जो जीएसटी कट आया लास्ट ईयर, गवर्नमेंट ने जो किया जीएसटी कट, और दिवाली के बाद काफी अच्छा मोमेंटम और काफी अच्छा मार्केट में डिमांड रहा है। वी आर जस्ट होपफुल कि अभी जो स्थिति चल रही है वॉर की, उसकी वजह से ये डिमांड और जो नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा वो शॉर्ट टर्म रहेगा और वो मीडियम टर्म लॉन्ग टर्म में नहीं जाएगा, वैसी हमारी होप है अभी। बट अभी देखते हैं कि वो सिचुएशन कैसे डेवलप होती है। बट एमएफआई की बात करें तो अभी सिचुएशन काफी अच्छी हुई है, और इस तरीके से अगर लेंडिंग किया गया तो आगे जाके एमएफआई में भी स्कोप अच्छा है और बुक अच्छी बन सकती है। थोड़े से इंटरनल्स और फाइनेंशियल्स पर बात करते हैं, क्योंकि डाइवर्सिफाइड बुक है आपकी, ग्रोथ यहाँ पर बहुत सारे सेगमेंट ऐसे हैं जो तगड़ी दिखा रहे हैं। तो असेट क्वालिटी कैसी होती है आपकी, अगर क्वार्टर 3 की हम बात करें, क्वार्टर 2 के ट्रेंड्स देखें, तो असेट क्वालिटी जीएनपीए और एनएनपीए कितने रहते हैं परसेंटेज के लिहाज से? राइट, सो हमारा जीएनपीए 2.5 टू 2.6 के बीच के रेंज में रहता है, और एनएनपीए हमारा 1.6 और 1.7 के बीच के रेंज में रहता है। और ये आप देखेंगे तो काफी स्टेबल रहा है ओवर द पास्ट फ्यू क्वार्टर्स। एंड ये हम लोग आगे जाके भी हमारा जो गाइडेंस है इसमें कि ये हमारा जीएनपीए 2.5 टू 2.75 के बीच में रहेगा, और एनएनपीए हमारा 1.6 टू 1.75 के बीच में रहेगा, ये हमारा गाइडेंस है। हम लोग रिटेल लेंडिंग कर रहे हैं जहाँ पे ये नंबर्स जो हैं वो काफ़ी इंडस्ट्री के पार पे है और काफ़ी अच्छे हैं, एंड हमारा वही है कि हम ये मेंटेन करें, और हमारा फोकस वही वो भी रहता है कि जो जो भी जीएनपी, एनएनपीए नंबर आ रहा है, बट हमारा जो रिटर्न ऑन एसेट है, वो अफेक्ट नहीं होना चाहिए। तो हमारा रिटर्न ऑन एसेट अभी 2.85 के आजू-बाजू है, हम उसको उसके ऊपर भी काम कर रहे हैं कि किस तरीके से उसको 3% के नज़दीक लेके जा सकते हैं। तो जीएनपी, एनएनपीए के ट्रेंड भी अभी हमारे लिए काफ़ी स्टेबल हैं।
हमें लग रहा है कि Q4 के ट्रेंड भी स्टेबल रहेंगे और Q1 में भी अभी देखा जाएगा कि किस तरीके से ये डेवलपमेंट हो रहा है, बट हमें जिस तरीके से हमने अंडरराइटिंग किया है उस तरीके से हमें ऐसा लग रहा है कि बहुत बड़ा इफेक्ट नहीं आना चाहिए। आपका प्राइमरी सोर्स ऑफ बोरोइंग कौन सा है? क्योंकि डिसबर्समेंट तो आपका बहुत डाइवर्सिफाइड है, शुरुआत से हम चर्चा कर रहे हैं, लेकिन आप जहाँ से पैसे लेते हैं वो प्राइमरी सबसे बड़ा मेजर सोर्स कौन सा है? सो मेजर सोर्स हमारे लिए बैंक्स रहती हैं, जो बड़ी बैंक्स रहती हैं, बोथ पीएसयू एंड प्राइवेट बैंक्स। तो आप हमारा लेंडर्स लिस्ट का देखेंगे तो इंडिया की सारी टॉप बैंक्स, जो पब्लिक सेक्टर हैं, प्राइवेट सेक्टर्स हैं, या फिर जो डीएफआई हैं, सिडबी, नाबार्ड जैसी बैंक्स भी हैं, वो भी हैं। 15% जैसा हमारा बोरोइंग कैपिटल मार्केट से भी रहता है, जहाँ पे रिटेल एचएनआई का पार्टिसिपेशन भी रहता है और डेट म्यूचुअल फंड का भी पार्टिसिपेशन रहता है। तो जो बड़े म्यूचुअल फंड्स हैं उन्होंने भी हमारे पेपर सब्सक्राइब किए हुए हैं। तो हमारा अभी कैपिटल ऑलमोस्ट 23% कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो है, तो वो भी काफी हेल्दी है अभी। और हमने 2024 में एक फंड रेज किया था हमारे आईपीओ के बाद, 2017 में आईपीओ लाए थे। उसके बाद हमने कोई कैपिटल रेज नहीं किया, सीधा हमने 2024 में कैपिटल रेज किया 500 करोड़ का। और फिर अभी हमें लग रहा है कि हमारा कैपिटल का जो बफर है वो काफी अच्छा है, और हमारे जो लेंडर्स हैं वो मेजरली पीएसयू प्राइवेट बैंक्स हैं। और मेजरली पीएसयू और प्राइवेट बैंक यहाँ से कंपनी पैसे लेती है, इतना तो समझ में आ गया बड़ी आसानी से। लेकिन अगर आप ओवरऑल देखें तो आपकी जो कॉस्ट ऑफ फंड्स है वो कितनी होंगी सर? कॉस्ट ऑफ फंड हमारी जो लास्ट क्वार्टर हमने जो रिपोर्ट करी थी वो क्लोज टू 9.5 के आजू बाजू थी। और जो इंक्रीमेंटल, मतलब वो एवरेज, वो लास्ट क्वार्टर की कॉस्ट ऑफ बोरिंग थी, बट जो इंक्रीमेंटल पैसा अभी हम रेज कर रहे हैं रिसेंट में, वो हमारा रेंज एनीवेयर बिटवीन 9.15 टू 9.25 के बीच में रहता है। अभी हमारा जो कॉस्ट ऑफ बोरिंग रहता है 9% के आसपास पूरे FY26 में हमने देखा। FY27 गोइंग अहेड क्या लग रहा है, इसमें थोड़ा सा इंप्रूवमेंट, थोड़ी सी और कमी आ सकती है? हाँ, तो जो जो रेट कट हुए हैं पिछले 1 डेढ़ साल में, जो आरबीआई ने रेट कट किए हैं, उसका इफेक्ट हमें धीरे धीरे एमसीएलआर लिंक्ड हमारा बोरोइंग रहता है। तो जब एमसीएलआर चेंज होता है तब हमारा बोरोइंग कॉस्ट भी नीचे आता है। तो हम यही इफेक्ट देख रहे हैं कि जो हमारा 9.6 9.7 था, वहां से हम लोग 9.25 तक आ चुके हैं, 9.15 9.25 तक आ चुके हैं। और हमारा ये मानना है कि अगर ये रेट अभी स्टेडी रहता है, रेपो रेट अभी स्टेडी भी रहता है, तो वी कैन एक्सपेक्ट कि 9 टू 9.15 के बीच में हमारा बोरोइंग कॉस्ट स्टेबल हो सकता है। तो निम्स पूरे FY26 में जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन कंपनी के रहे, एक तो थोड़ा सा इसके ऊपर प्रकाश डालिए, और दूसरा FY27 के लिए इंटरनली कोई गाइडेंस है, कोई टारगेट कि हमें इतने निम्स अचीव करने आगे जाकर? हमारे निम 7.5% के आजू बाजू रहते हैं। तो दैट इज हाउ द निम्स आर। एंड जो हमारा और स्टेबल रहे हैं 7 टू 7.5% के बीच में। और हमारा गाइडेंस निम में भी वही है कि 7 टू 7.5% के बीच में हमारे निम्स रहे। हमारे जो कॉस्ट ऑफ लेंडिंग, हमारा जो लेंडिंग यील्ड रहता है, मतलब हम जो रेट पे लेंड करते हैं, वो हमारा एवरेज 15.5 16 के बीच में रहता है पूरे बुक का। एंड उसके बाद कॉस्ट ऑफ फंड और ओपेक्स और हमारा प्रॉफिट और वो सब जो आरओए बचता है, वो 2.85 आजू बाजू बचता है, और हमारा निम 7.5 के आजू बाजू रहता है। आगे का गाइडेंस भी हमारा वही है कि ये रेंज बाउंड रहेगा, 7.5 की रेंज में रहेगा, और हमारा जो आरओए रहेगा वो 2.85 से 3% के बीच में रहेगा। ऑल राइट, ROA 2.5 से लेकर 3% के करीब देखने को मिल सकता है। लेकिन सर, मैं देख रहा था कि आपके इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन में आप बता रहे हैं कि अब तक का जो AUM का ट्रैक रिकॉर्ड है ऑलमोस्ट 20-25% की CAGR ग्रोथ दिखा रहा है। आप गोइंग अहेड क्या लग रहा है, जो जिस प्रकार से ग्रोथ आ रही है, 25% का दर जो रेट है बरकरार रहेगा ग्रोथ के लिए? सो आप हमारा प्रेजेंटेशन देखेंगे, उसमें भी है। और जैसे मैंने बोला कि हम लोग 30 साल से काम कर रहे हैं, तो अगर इंसेप्शन से अभी तक का देखेंगे तो हमारा CAGR AUM ग्रोथ का और प्रॉफिट ग्रोथ का 35% प्लस रहा है। भले ही बेस हमने छोटे बेस से चालू किया था, बट अभी हम लोग ऑलमोस्ट साढ़े 14,000 करोड़ मैनेज कर रहे हैं। और आगे जाते हुए हम ऐसा देख रहे हैं कि 20 टू 25% का गाइडेंस हम लोग दे रहे हैं अभी ऑन AUM ग्रोथ और प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ में। तो हमें लग रहा है कि ये एक ऐसा ग्रोथ है जो काफी स्टेबल ग्रोथ है, और हम लोग सिर्फ ग्रोथ पे फोकस नहीं करना चाहते हैं, हम लोग एसेट क्वालिटी और प्रॉफिटेबिलिटी पे भी फोकस करना चाहते हैं। तो ये तीनों को बरकरार रख के हम जो ग्रोथ कर सकते हैं, वो हमें लग रहा है कि 20 टू 25% वो एक अच्छा ग्रोथ है। तो भी हम हर 3.5-4 साल डबल करेंगे हमारे AUM को, विच इज गुड नंबर। तो ये हमारा गाइडेंस है फॉर द नेक्स्ट 3 to 4 years।
अच्छा, मैं देख रहा था कि आपके जो हाउसिंग फाइनेंस की सब्सिडरी है, इसमें आपका AUM करीब 860 करोड़ के आसपास आ गया। अब 860 करोड़ में जो एवरेज टिकट साइज है केवल 8.5 लाख रुपए की है। टिकट साइज थोड़ी कम नहीं है इसमें, मतलब ये इतनी कम क्यों है? तो ये बाय डिजाइन है आशीष जी। तो इसमें ऐसा है कि हम लोग रूरल और सेमी अर्बन में ही ज्यादा काम करते हैं। तो हमारा हाउसिंग का ज्यादातर काम गुजरात महाराष्ट्र से होता है, और जो हमारे ब्रांचेस है उसमें से ऑलमोस्ट 30 to 40% ब्रांचेस स्पेशलाइज रूरल ब्रांचेस हैं। तो वहां पे उनको होम रेनोवेशन, होम एक्सटेंशन के लिए जो लोन लगता है वो एनीवेयर बिटवीन 4 to 5 6 लाख रुपीस के बीच का लोन लगता है। वो काफी इनफॉर्मल बोरोवर्स रहते हैं, जो जिनका एग्री का इनकम है या मिल्क का इनकम है, उस टाइप के बोरोवर सेगमेंट हमारे रहते हैं। हम लोग बहुत बड़े सिटीज में काम नहीं करते हैं। तो इसीलिए हमारा ये एवरेज टिकट साइज 8 8.5 9 लाख रुपए आपको दिख रहा है। जैसे जैसे बुक धीरे धीरे बढ़ेगा, हमें लग रहा है कि ये स्टेबलाइज होगा 12 15 लाख के बीच में। बट अभी हम जो क्लास ऑफ बोरोवर में काम करना चाहते हैं और जो हम क्लास ऑफ बोरोवर को टारगेट करना चाहते हैं, वो यही बोरोवर है। और जिसको हम ये सुविधा दे सकते हैं उनका पहला घर खरीदने के लिए या रेनोवेशन एक्सटेंशन करवाने के लिए। तो दिस इज द आइडिया कि ये स्वीट स्पॉट है उनके लिए फंडिंग लेने के लिए, उनका इनकम और वो सब देखते हुए। तो 8.5 लाख रुपए के आसपास की एवरेज टिकट साइज निकल कर आती है। सर, क्या ब्याज दरों पर आप ये लोन डिसबर्स करते हैं? हमारा एवरेज इसमें यील्ड 13 to 14% के बीच में रहता है। तो जो इसमें होम होम परचेज भी आ जाता है, और जैसे मैंने बोला कि रेनोवेशन एक्सटेंशन सब सब टाइप के प्रोडक्ट्स आ जाते हैं, और एवरेज हमारा यील्ड 13 to 14% रहता है। परफेक्ट, क्योंकि अभी हम बात कर रहे थे तब आपने जिक्र किया कि गुजरात में, और मैं देख रहा था कि टोटल AUM का ऑलमोस्ट शायद 40% के करीब का तो कंसंट्रेशन गुजरात में निकल कर आता है। ये थोड़ा सा डाइवर्सिफाई करने की आवश्यकता है। मार्केट एक एनालिस्ट पर्सपेक्टिव से देखें तो थोड़ा सा डाइवर्सिफाइड, अगर किसी स्टेट पर निर्भरता कम हो तो वो अच्छा लगता है देखने में। तो कोई तैयारी है इसके लिए, कोई विजन है और कोई खास कारण कि वैसे तो कंपनी आपके गुजरात की है, 40% स्वाभाविक है। क्या लग रहा है ये आंकड़ा घटकर कितना हो जाएगा? राइट, जैसे आपने बोला कि गुजरात हमारा होम स्टेट है, इसलिए हमने पहले प्रेजेंस हमारा यहाँ पे बढ़ाया, और नेबरिंग स्टेट्स जो महाराष्ट्र, राजस्थान, MP है वहां पे बढ़ाया है हमने हमारा प्रेजेंस। बट अभी नेक्स्ट फेज ऑफ ग्रोथ के लिए हम लोग नॉर्थ और साउथ टारगेट कर रहे हैं। तो आप देखेंगे तो हमने धीरे धीरे MP, राजस्थान में हम हमारे ब्रांचेस ऑलमोस्ट 50 से 60 ब्रांचेस पर स्टेट लेके गए हैं। आज नॉर्थ और साउथ में इतना सारा पोटेंशियल है, और हमारा प्रेजेंस वहां पे 10 12 ब्रांचेस से ही है। तो हम लोग तैयारी हमने अभी से चालू कर दी है कि जो हमें ये 15,000 से मान लीजिए कि 25,000 करोड़ तक का AUM पहुंचना है अगले 3 साल में, तो नॉर्थ और साउथ का कंट्रीब्यूशन मीनिंगफुल रहेगा। तो तमिलनाडु, कर्नाटका, एपी, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, नॉर्थ में उत्तर प्रदेश और दिल्ली NCR, ये सारे काफी पोटेंशियल सेंटर्स हैं जहां पे हमने अभी हमारा बेसिक सेटअप चालू कर दिया है। और ये बेसिक सेटअप हम लोग 1 साल 1.5 साल तक करेंगे। हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे मार्केट को, हम लोग पोर्टफोलियो क्वालिटी देखेंगे, कस्टमर बिहेवियर देखेंगे, और फिर हमें एक बार कॉन्फिडेंस आएगा तो हम वहां पे और डीपर पेनिट्रेशन करेंगे हमारे ब्रांच नेटवर्क का। तो हमें लग रहा है कि हमारा जो ये नेटवर्क 200 210 ब्रांचेस का है, वो 300 350 ब्रांचेस पहुंच सकता है, और उसमें अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन नॉर्थ और साउथ के स्टेट से भी आ सकता है। तो एफर्ट्स जारी हैं उसमें ये और डाइवर्सिफाई करने के। डाइवर्सिफिकेशन आगे जाकर यहाँ पर देखने को मिल सकता है। सर, बहुत क्लैरिटी मिल गई पूरे NBFC सेक्टर को, बड़े आसानी से आज हमने समझ लिया आपकी कंपनी इतनी डाइवर्सिफाइड है, और बड़े आसान शब्दों में आपने समझा दिया कि कैसे पूरी एक NBFC ऑपरेट करती है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, आपने CNBC आवाज़ के लिए अपना वक्त निकाला। थैंक यू सो मच सर। मार्केट्स को क्या बढ़िया रिकवरी यहाँ पर आपको देखने को मिली, दिन के निचले स्तर से शानदार। अब तो ऑलमोस्ट डे हाई के करीब ही हम कारोबार कर रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ 160 अंकों की गिरावट बची रहेगी है निफ्टी में। बात करें बैंक निफ्टी, तो इसने भी बहुत बढ़िया रिकवरी दिखाई है। आपको स्क्रीन पर आएगा बैंक निफ्टी का चार्ट, आप देखें मात्र 600 अंकों की गिरावट है, और बैंक निफ्टी भी आप देखें तो तकरीबन डे हाई के करीब ही कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। तो चलिए इसी के साथ KYC में इतना ही, लेकिन ब्रेक के बाद देखेंगे कमाई का अड्डा। नमस्कार।